और जिस कौम में अब इतना दम रह ही नहीं गया है कि 50 लोग भी अगर जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर एजिटेशन नहीं कर सकते हैं तो उस कौम का तो भाई वो अल्लाह ही मालिक है यार, फिर और तो कुछ हो नहीं सकता। आप भी कह रहे हैं अल्लाह मालिक है, तो और वो क्या जो है? जितने भी दल हैं, चाहे मुसलमानों में भी तो कई सारे दल पहले से बने हुए हैं ना, तो वो लोग भी तो इनकरेज नहीं करते, सब तो चुप्पी साध के बैठे सर हुए हैं अभी ना। देख तो लिया महमूद मदनी साहब का खेल। जी। वो कब गए हैं, एक फ़ोटो खिंचवा ली, वो इंस्टा पे या कहीं डाल दी कि हमने उत्तम नगर में जाके कार्रवाई की, उठाया है, हाँ। मान लीजिए कुछ किया है, तो किया तो फिर एक के लिए क्यों किया? हम्म। बाकी 22 लोग क्या मुसलमान नहीं हैं? हम्म। उनके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाई? हम्म। उनके लिए क्यों आगे नहीं आ रहे हो? हम्म। और अगर आना ही था तो छुप छुपीते आप डीसीपी से मिलकर चले गए, परिवार से तो मिलके आते एक बार उस उत्तम नगर के अंदर जाके तो देखें। जब तक मुसलमान जागेगा नहीं तब तक आंदोलन की आवाज़ भी नहीं उठेगी। 50 आदमी इकट्ठे होकर जंतर मंतर पे आज तक प्रोटेस्ट नहीं कर पाए कि भाई ये जो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, ये जो बायसनेस हो रही है कि तरुण खटीक के लिए एक अलग आपका न्याय है और आरिफ के लिए, इरफान के लिए या बाकी जुनैद के लिए, उन सब के लिए अलग इंसाफ है, वो चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होगी, ये बायसनेस के लिए आप खड़े नहीं होंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक कभी ख़त्म भी नहीं होंगी। वो डरते हैं, किससे? डरते हैं, इस गवर्नमेंट से डरते हैं वो। अरे कहीं साहब उठा के उनको जेल में ना डाल दिया एक जाए। हम बात- जाते हैं ना सर फील्ड पे, हम कोई कठिन क्वेश्चन कर लेते, बोलते हैं हमें उठा के जेल में डाल देंगे अगर हम इसका जवाब देंगे तो। एक बात आप मुझे बताइए, हाँ। 3000 साल से हाँ। जिस वर्ग के ऊपर अत्याचार, जिसकी चरम किया गया, हम्म। वो आवाज़ उठाने में नहीं डर रहा है। हम्म। इनको तो सिर्फ मात्र अभी कितना 2014 से ही तो प्रताड़ित हो रहे हैं भाई। तो कितने हुए साल? 12 साल। 12 साल के अंदर डर गए, वो 3000 साल में नहीं डरे। उनके लिए भी तो बाबा साहब आए ना, हम्म। उन्होंने भी संविधान में उनको दिए ना, आपको भी तो वही हक है, आप क्यों डर रहे हो? दिल्ली की मुख्यमंत्री भी लगभग 10 दिन पहले जाती है, तरुण के परिवार से मिलती है, कुछ मुआवजा भी दे करके आती है और ये भी कहती है कि आप चिंता मत करो, सब पर कार्रवाई होगी और जेल से कोई नहीं छूटेगा। वाई तरुण इज सो इम्पोर्टेंट फॉर हर? इसका क्या रीज़न है? अगर उनको देना ही था तो 5 मौतें हुई थी होली के दिन, जिसमें यादव जी हैं एक, यहाँ इनसे मात्र 3-4 किलोमीटर दूर ही था उनका पालम में भी पालम, वही पालम 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर सारा है उत्तम नगर से। तो वहाँ पे क्यों नहीं आज तक गई और वहाँ क्यों नहीं किसी को कोई राशि दी गई? एक सलमान नाम के शख्स हैं जो हैदराबाद से आए थे, उन्होंने इस परिवार के 14 शख्स को 1.5-2 महीने अपने यहाँ रखा और बदले में उनका अकाउंट डिलीट कर दिया गया, इंस्टाग्राम का करोड़ों के फॉलोअर्स थे वो डिलीट कर दिया, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। वो सब चीज़ जो सरकार करती है अमूमन वो सब उनके साथ हुआ, लेकिन वो फिर भी डटे रहे और उन्होंने पर्सनली बहुत हेल्प की। मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि ऐसे टाइम पे उन्होंने इस परिवार की मदद की और सारी चीज़ें की। बट जमीयत ने क्या किया मुझे अभी तक नहीं पता, और ना मुझे इस पूरे केस में, मुझे भी ऑलमोस्ट 3 महीने होने को आए, 3 महीने में 10-15 दिन कम तो है। जमीयत ने कभी आपको बुला करके आपसे बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मान जमीयत ने कुछ भी किया है मुझे ऐसी कोई तो रिपोर्ट वो नहीं ऐसे है। ही बस नारा देते हैं कि हम मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं, मुसलमानों की हिमायती बन रहे हैं, जबकि असल में है या नहीं फिर वो तो। मतलब मुझे पहले ये पूछना पड़ेगा कि 22 में से क्या सिर्फ एक ही मुसलमान था? 23 में से एक ही मुसलमान था, बाकी 22 मुसलमान नहीं है। उनके लिए आवाज़ कहाँ है उनकी? तो वो मुसलमान को जो प्रताड़ित होने का मजा ले रहे थे, जो रस ले रहे थे लोग, आज जब वो बुलडोजर उनके ऊपर चल रहा है तब उनको समझ आ रहा है कि बुलडोजर की आंख नहीं है भाई, ये हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहा है। ये शुरुआत जरूर मुसलमानों से की गई लेकिन एंड रिजल्ट आप ही पे आ रहा है, और जितने कोर वोटर जो अंधभक्त हैं अब वो उस लपेटे में आ रहे हैं। उत्तम नगर तरुण हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। रिजवान नाम के एक शख्स को बेल मिल गई है। रिजवान होली के दिन के बाद से अरेस्ट कर लिया था दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद उसको बेल मिल गई है। पूरी जानकारी देंगे उत्तम नगर मुस्लिम पक्ष के वकील जितेंद्र कुमार जी। एक और आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, क्या लग रहा है आगे आपको, इस कहानी का अंत कैसे होगा? देखिए, अंत तो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है जो ये चार्जशीट आई है ये वन साइडेड चार्जशीट है, और रिजवान जुवेनाइल था, 14 साल का, 15 साल का एक बच्चा है जिसको कि पहले ही चोट लगी थी। वहाँ पे सबसे पहले जो अरुण है, तरुण का भाई,
उसने उसके सर पे डंडा मारा था और वो बेहोश होके गिर गया था, फिट्स आए थे। उसका कोई रोल नहीं था, उल्टा उसका मेडिकल वगैरह हुआ था और उसको सीवियर इंजरी थी, जिसको कि पुलिस सिंपल इंजरी बता रही है। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि पुलिस कौन सी साइंस पढ़ती है जिसके अंदर न्यूरोसर्जन के लिए रेफ़र किया गया हो, गुमचोट है उसके सर में, उसको वो सिंपल इंजरी कैसे कह रही थी। और सीरियस इंजरी उनकी बता रही है जिनको हाथ में ज़रा सी चोट लगी थी, उनको सीरियस इंजरी बता रही थी और इनको सिंपल इंजरी बता रही थी। तो खैर अभी रिजवान की बेल हुई है और बाकियों की भी धीरे धीरे होगी। बाकियों की भी धीरे धीरे होगी। इससे पहले इमरान नाम के एक शख्स को बरी कर दिया गया था कोर्ट में, उस पर मैं आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तार से ये जानना चाहूँगा कि आखिर कोर्ट रूम में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा मुद्दा, जिसका राजनीतिकरण भी किया गया, हिंदू मुसलमान भी खूब जमकर किया गया, जिसको फांसी चढ़ाने की मांग की जा रही है जिस परिवार को, उस परिवार में अगर किसी की बेल हो जाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कोर्ट रूम में क्या हुआ था? देखिए, कोर्ट में जुवेनाइल के अंदर सेक्शन 12 आता है। सेक्शन 12 के अंदर सिर्फ 3 ही ऑप्शन होती है जिस पे आपको बात करनी होती है। जो ऑफेंस है वो कितना बड़ा है या छोटा है एक अलग चीज़ होती है। सेक्शन 12 के जो 3 मेन थे कि जो बच्चा है वो गलत संगत यानी कि क्रिमिनल्स के साथ अटैच ना हो, जिसके लिए पुलिस ने ये कहा था कि एसीपी साहब ने उधर जो अपनी रिपोर्ट दी थी और वहाँ भी खड़े होकर कहा था कि भाई वो बाहर निकलेगा तो वो अपने जो 3 लोग फरार हैं अभी इस केस में पुलिस की तरफ से, एक अयान है, एक सोहेल है और ये दोनों हबीब के बेटे हैं और एक रफ़ीक है जो इस्माइल का बेटा है। इस्माइल अंदर हैं जिनको मेन बनाया गया है कि उन्होंने कहा था और मारो और मैं पैसे दे दूंगा, जो कहानी बनाई थी वटेवर, तो उनका जो बेटा है रफ़ीक है। तो इन तीनों से ये संबंध रखेंगे बाहर निकल करके, और क्योंकि ये तीनों राजस्थान है और ये पुलिस खुद अपनी स्टेटमेंट दे रही है, तीनों फरार बता रही है, तीनों की लोकेशन बता रही है, और फिर अरेस्ट क्यों नहीं कर रही ये किसी को नहीं पता, ठीक है। और उसके बाद उसमें ये कहा गया कि भाई ये अगर बाहर निकलेगा, और क्योंकि हमने उसका एड्रेस राजस्थान का दिया था कि दिल्ली में हम उसको नहीं रखेंगे, राजस्थान में रखेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि ये उनके संपर्क में आएगा और क्रिमिनल्स के संपर्क में ना आ जाए, इसलिए बेल नहीं देनी चाहिए। तो हमने उस पर ये बताया कि भाई पहली चीज़ तो ये सारे फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, इन्होंने पहले कोई क्राइम नहीं किया, वो तो ये क्रिमिनल्स की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो क्रिमिनल तब होंगे जब अदालत भाई उनको दे देगी सज़ा। अभी तो जब किसी को सज़ा ही डिक्लेयर नहीं हुई है, अभी तो बेचारे मुलजिम हैं, मुजरिम बनने में तो समय है, और अगर बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये तो अदालत के विवेक पे है और बाकी तर्क पे है हमारे कि हम क्या क्या चीज़ें पेश कर पाएंगे। तो वो चीज़ों को देखते हुए अदालत ने हमारी सुनी, बात समझी। क्या कहते हुए बेल दिया गया? कुछ कोई टिप्पणी कंडीशंस भी? नहीं, टिप्पणी कुछ नहीं थी जी। टिप्पणी तो नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस लगाई हैं, वो कंडीशंस फॉलो की जाएंगी और कुछ खास नहीं था। लेकिन ये है कि जितना भी उनकी तरफ से तर्क दिए गए, जी। पहले जब हमने बेल लगाई थी उसके अंदर इन्होंने तर्क दिया था कि रिजवान के लिए नहीं, फैज़ान के लिए, कि फैज़ान जो है वो वीडियो फुटेज में आ रहा है। भाई फैज़ान आ रहा है तो रिजवान की बेल क्यों रोकी? दूसरी चीज़ इन्होंने ये बना करके कह दी थी कि रिजवान ने कहा है कि मुझे बाहर जा कर के लाइफ थ्रेट है, मैं अगर बाहर जाऊंगा तो हो सकता है मेरी जान को खतरा हो, जबकि उस बच्चे ने कभी ये स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन वो उसी बेस पे इन्होंने डिनायल कर दी कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए हम अभी बेल नहीं देंगे। अब क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया, ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं, तो जज साहिबा के पास भी और कोई ऑप्शन था नहीं। चाहती तो खैर डिनायल भी कर सकती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते थे, शी हैज़ ऑल द राइट्स, लेकिन लीगली अगर देखा जाए तो कोई राइट नहीं था, तो उनको छोड़ना था और छोड़ा। और तरुण के जो वकील हैं, जो उनके परिवार की तरफ से जो वकील हायर किया, उनकी क्या दलील थी? उनकी दलीलें बड़ी अजीब गरीब सी थी और वो दलीलें बताने लायक है नहीं, मैं क्यों किसी के लिए कुछ कहूँ मीडिया में। वो हमारे जो कलीग्स हैं उनसे लड़ रहे थे कोर्ट रूम में कि आपका 2 साल की प्रैक्टिस है, आप ये करने आ गए, और कमाल ये है कि 2 साल की प्रैक्टिस वाले बेल ले आए और आप रह गए। तो वो बचकानी बातें करते हैं, उनको जो करना है वो करें, हमें उनसे कोई गुरेज नहीं है। इमरान इमरान को बरी कर दिया गया,
ठीक है, उसके बदले आप लोगों ने असली इमरान जो था वो दिया, वो गलती से पुलिस ने उसको उठा लिया। हालांकि कई दिनों तक उसको भी जेल में रखा गया, टॉर्चर किया गया, लेकिन बेल करवाया आपने। क्रेडिट सारा जमीयत उलमाए हिंद खा जाता है, जो महमूद मदनी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन आती है। देखिए, इस बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हमने अभी एक इंटरव्यू देखा था, शायद आपने उस दिन बताया था, तो मैंने देखा था, तो उसके अंदर वो जमीयत की तारीफ हो रही है। और तो ये जमीयत तब कहाँ था? मैं वही बता होली रहा के हूँ, टाइम से कहाँ उसके था? अंदर उनकी एक फ़ोटो दिखाई गई है कि वो डीसीपी साहब से मिल के आए। हाँ। अब मुझे तो पहले ये पूछना है कि जमीयत क्या सिर्फ इमरान के लिए थी? बाकी 22 एक्यूज़ इन्होंने बनाए हैं, उनके लिए जमीयत ने क्या किया? दूसरी चीज़, जब एक रिपोर्ट के अंदर एसीपी साहब ने खुद लिखा क्लियर कट कि भाई रॉन्ग आइडेंटिफाई हुआ है बंदा और गलती से अंदर है, ही शुड बी रिलीज इमीडिएटली, तो वाई ही नीड अ सेपरेट एडवोकेट फॉर दैट? जब एसीपी साहब ने लिख दिया, खुद प्रोसिक्यूशन मान रही है कि गलती हो गई है और हम सारी कार्रवाई कर रहे हैं, और बेसिकली हमने उस इमरान को इसीलिए दिया था कि ये इमरान निकल आए, तो एक्चुअली इमरान का नाम था, ये नहीं है कि इमरान का नाम नहीं था, लेकिन वो इमरान सन ऑफ उमरदीन था, ना कि इमरान सन ऑफ जो भी इनका फादर का नाम था, बंटी नहीं था मतलब। और दोनों की एज डिफरेंस भी ऑलमोस्ट डबल है। सब कुछ होने के बाद मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, लेकिन ऑल ऑफ सडन गफ़ार साहब आए। आई नो हिम पर्सनली, बहुत अच्छे शख्स हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट भी हैं और बहुत फाइट करते हैं, बहुत अच्छे उनसे हमारे ताल्लुकात भी हैं। तो वो आए, मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे खुशी रहेगी अगर वो आगे भी हमारे साथ रहेंगे तो। लेकिन ये करना कि जो चीज़ हो चुकी उसको एक नाम दे देना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक्चुअल जिसने काम किया है वो काम किया था एक सलमान नाम के शख्स हैं जो हैदराबाद से आए थे। उन्होंने इस परिवार के 14 शख्स को 1.5-2 महीने अपने यहाँ रखा और बदले में उनका अकाउंट डिलीट कर दिया गया। इंस्टाग्राम का करोड़ों के फॉलोअर्स थे, वो डिलीट कर दिया, उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया। वो सब चीज़ जो सरकार करती है अमूमन, वो सब उनके साथ हुआ, लेकिन वो फिर भी डटे रहे और उन्होंने पर्सनली बहुत हेल्प की। मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि ऐसे टाइम पे उन्होंने इस परिवार की मदद की और सारी चीज़ें की। बट जमीयत ने क्या किया मुझे अभी तक नहीं पता, और ना मुझे इस पूरे केस में, मुझे भी ऑलमोस्ट 3 महीने होने को आए, 3 महीने में 10-15 दिन कम तो है। जमीयत ने कभी आपको बुला करके आपसे बात करने की कोशिश नहीं की? नहीं, मान जमीयत ने कुछ भी किया है मुझे ऐसी कोई तो रिपोर्ट वो नहीं ऐसे ही बस नारा देते हैं कि हम मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं, मुसलमानों की हिमायती बन रहे हैं, जबकि असल में है या नहीं फिर वो तो। मतलब मुझे पहले ये पूछना पड़ेगा कि 22 में से क्या सिर्फ एक ही मुसलमान था? 23 में से एक ही मुसलमान था, बाकी 22 मुसलमान नहीं है। उनके लिए आवाज़ कहाँ है उनकी, और वो कहाँ हैं अभी, क्या कर रहे हैं? अगर वो कुछ कर रहे होते तो डेफिनेटली, जब मैं पहले दिन से इस केस में हूँ तो मुझसे कोई तो ताल्लुकात होता, मुझसे कोई तो बात करता, मुझे पूछते कि सर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, वकील साहब आप और कुछ हेल्प चाहते हैं, कोई और एडवोकेट आपके लिए हेल्प के लिए दिया जाए। मुझे आज तक किसी ने अप्रोच नहीं किया और किसी तरीके का कोई आर्थिक मदद नहीं। अभी तक तो कुछ नहीं। जी, तो फिर अगले सवाल पे आते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी लगभग 10 दिन पहले जाती है, तरुण के परिवार से मिलती है, कुछ मुआवजा भी दे करके आती है और ये भी कहती है कि आप चिंता मत करो, सब पर कार्रवाई होगी और जेल से कोई नहीं छूटेगा। और उसके ठीक 10 दिन के बाद या 7 दिन के बाद रिजवान की बेल हो जाती है। देखिए, जिस दिन इमरान के ऑर्डर हुए रात को 11 बजे वो छूटा है और अगले दिन सुबह सीएम साहिबा पहुंच गई उनके घर। तो ये बड़ा शॉकिंग है। ये प्री प्लान्ड हुआ है या कैसे हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये शॉकिंग है कि अगर एक रात पहले एक शख्स छूटता है और अगले दिन सीएम साहिबा पहुंच जाती हैं, व्हाई तरुण इज सो इम्पोर्टेंट फॉर हर? इसका क्या रीज़न है? अगर उनको देना ही था तो 5 मौतें हुई थी होली के दिन, जिसमें यादव जी हैं एक, यहाँ इनसे मात्र 3-4 किलोमीटर दूर ही था उनका पालम में भी, पालम 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर सारा है उत्तम नगर से। तो वहाँ पे क्यों नहीं आज तक गई, और वहाँ क्यों नहीं किसी को कोई राशि दी गई? आप राशि दीजिए, मुझे उससे गुरेज नहीं है। देखिए, इट्स अ गुड थिंग अगर आप किसी भी पीड़ित परिवार को एक राशि देते हैं, कोई जॉब देते हैं, लेकिन क्रिमिनल को जॉब देना,
एक आदमी जो खुद क्रिमिनल है, जो इस पूरे केस के अंदर जब वो मकान लूटे जा रहे हैं वहाँ उसकी विजिबिलिटी है, पूरे सीसीटीवी और जितने आपके मीडिया चैनल्स हैं उसके अंदर वो पूरा आइडेंटिफाई हो रहा है। पूरा मकान लुटवाने में, उधर लड़ाई झगड़े में सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल उसका रहा। इस बच्चे का सर खोलने वाला वो था, इसके फादर का सर खोलने वाला वो था। और रैदर मैंने तो अभी देखी, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पर मैंने ये भी सुना है जिस तरह ये दारू पी करके सबको मार रहा था, इन बिटवीन बीच में तो उसका भाई भी आ गया और उसको भी लगा। अब वो तो बाद में पता चलेगा धीरे धीरे कि किसका क्या लगा, किसकी उससे मरा। लेकिन ये सारी जो कहानी है, एक आदमी जो पूरे केस में एक्टिवली वो इन्वॉल्व रहा और क्रिमिनल की श्रेणी में आता है डेफिनेटली, जिसने दूसरे आदमी का सर खोला तो क्रिमिनल हुआ। उसको एक सीएम साहिबा जॉब ऑफर कर रही हैं कि मेरे ही ऑफिस में मैं इसको जॉब दूंगी। तो ठीक है भाई, वैसे ही बीजेपी में अच्छे क्रिमिनल्स हैं और वॉशिंग मशीन तो उनकी चलती ही है, तो उसके अंदर डिप करके इसको भी कर देंगी साफ। मुख्यमंत्री का जाना सही था क्या? देखिए, मुख्यमंत्री का, एक मुख्यमंत्री तो वो मुसलमान की भी है, वो हिंदू की भी है, वो सिख की भी है, वो ईसाई की है, लेकिन सिर्फ धर्म के आधार पर आप सिर्फ एक के यहाँ जा रहे हैं, तो ये सही है क्या? यही मैं कहने लगा हूँ कि मुख्यमंत्री का जाना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ तनुम के घर जाना गलत है जी। बाकी केसेस में आज तक क्यों नहीं गई? बाकी किसी का बच्चा जो गया है उसके लिए आप कोई राशि क्यों नहीं दे के आती? उनके घरों में आप जॉब क्यों नहीं दे के आती? अभी देखिए, अयान मंसूरी, अयान सैफी, दिलशाद मलिक का बेटा सुभान मलिक, तौफीक, इधर आपका ये आरिफ नाम था, क्या नाम था, कैफ, मोहम्मद कैफ, और ये सब बच्चे जो मरे हैं ये भी तो बच्चे ही हैं। तो इनके घर जाने में आपको क्यों गुरेज है? इनके यहाँ आप कभी क्यों नहीं गए? इनके यहाँ जाके आपने कोई राशि क्यों नहीं दी? उनको हौसला ही दे आते। उनके लिए कभी कोई कार्रवाई नहीं है। उन अयान सैफी की मदर, एक आदमी उसके अंदर मेरे ख्याल कोई एडवोकेट है, उसका नाम क्लियरली आ रहा है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन क्योंकि एक मुसलमान का बच्चा मरा है और वो मारने वाले हिंदू हैं, उस वकील के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तरुण के माँ बाप अपने घर के बाहर और अगल बगल के घरों के बाहर में भी पोस्टर चस्पा कर दिया गया है कि यह मकान बिकाऊ है। उनका आरोप ये है कि अभी भी जो मुसलमान की फैमिली है, जो मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं, वो अभी भी उन लोगों को धमका रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हाल तरुण का किया गया वही हाल तुम लोगों का भी किया जाएगा। क्या है सच्चाई इसके पीछे? देखिए, वो सच्चाई तो पूरे मीडिया को भी पता है और पुलिस को भी पता है। ये झूठी कहानी इन्होंने बनाई, कंप्लेंट लिखाने की कोशिश की पुलिस ने। अगर हमने वो वीडियो रिकॉर्डिंग ना बनवाई होती उस समय, उन बच्चों से सारी वीडियो हमने पूरी जाने से लेके आने तक की वीडियो बनवाई थी, जिसके अंदर साफ दिख रहा है कि पेट्रोल की बोतलें ये लाए थे, उनको जलाने का प्रोग्राम इनका था। अगर उन्होंने जाते ही पीसीआर कॉल ना की होती तो शायद ये उन सबको जला चुके होते जिंदा, उन औरतों को। तो वो सब की जगह उल्टा ब्लेम लगा के, और मैं कहता हूँ, मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ इस केस में उनके वकील साहब की समझ का, कि उन्होंने बिल्कुल वही पैटर्न जो तरुण मर्डर केस में अपनाया, वही सेम लैंग्वेज, सेम पैटर्न से ये कंप्लेंट दी। अब माननीय जज साहब, क्योंकि एक ही हैं, तरुण मर्डर केस को भी वही देख रही हैं और ये कंप्लेंट को भी वही देख रही हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा इन्होंने किया कि जब ये झूठ साबित हो जाएगा कि ये झूठी कहानी बना करके SC/ST एक्ट लगवा रही हैं और ये सारी चीज़ें उल्टा इन लोगों ने की थी, जैसे तरुण मर्डर केस में हुआ है। अगर वो मर्डर केस है तो बेसिकली एक्सीडेंटल डेथ को मर्डर केस बनाया गया है, तो उस केस के अंदर आप देखिए कि ये चीज़ अपने में आप ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी 6 तारीख को कि ये जितनी कहानी बना रहे हैं वो सारी झूठी हैं। 6 तारीख मतलब क्या? 6 तारीख को उसकी डेट है जी, जो इन्होंने 156(3) का केस लगाया था, 175(5) अभी ये 6 जून को डेट है जी, 6 जून की डेट है। उसमें लक्ष्मी देवी ने बाबू खान के ऊपर जो लगाया है इल्ज़ाम कि जाति सूचक शब्द और ये सारी कहानियाँ जो बनाई हैं, और सबसे बढ़िया इनकी कॉमेडी ये रहती है कि ये अलग अलग वीडियोज़ को अलग अलग समय की और एक कहानी के अंदर पिरो देते हैं। अब मैंने अपनी ही वीडियो देखी थी जो इन्होंने दिखाई थी, किसी इंस्टा पे चल रही थी। मतलब एक में मैं कोट में हूँ, एक में मैं हाफ जैकेट में हूँ, एक में मैं कुर्ते में हूँ, और वो तीनों को एक ही समय की दिखा करके सबको बताया कि देखिए ये तो ये वकील आया, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं। वो सारी कहानियाँ जो इनकी चल रही हैं,
वो सब चीज़ें जो हो रही हैं वो हमारे लिए प्लस होती जा रही हैं, क्योंकि इनका झूठ खुद ही सामने आता जा रहा है। मुस्लिम पक्ष को किस तरीके से वहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जितनी भी महिलाएं हैं वो हमारे चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी औरतें मिलकर के गंदी गंदी गालियाँ और दरवाज़ा पीटने का काम वो कर रही है। मैं भी उस दिन वहाँ पर मौजूद था। अब एक सवाल और उठता है वकील साहब कि दिल्ली से सटे खोड़ा में ही सूर्या की चाकू गोद कर मौत हो जाती है, मतलब मार दिया जाता है उसको, मारने वाला भी नाबालिग होता है। फिर एक और ख़बर आती है कि बकरीद के दिन ही जहांगीरपुरी में अरबाज नाम के लड़के की हिंदू द्वारा चाकू गोद करके मार दी जाती है। सूर्या के केस में इनकाउंटर हो जाता है, अपराधी ढेर हो जाता है। अरबाज को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि मुसलमान है। इस देश में मुसलमान होना गुनाह हो चुका है, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ। आज हमारे यहाँ 2 कैटेगरी बन चुकी हैं, एक क्लास ए सिटीज़न, क्लास बी सिटीज़न। क्लास बी सिटीज़न के अंदर दलित, मुस्लिम, SC ST OBC जितने हैं ये सब आ गए, और जितने ए सिटीज़न हैं वो सब आप जानते हैं। ये सूर्या वाली घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर बाकी दलों ने पुलिस के ऊपर दबाव नहीं बनाया होता और जिस तरीके से उसकी माँ धरने पर बैठ गई, तो ये उनके लिए इंसाफ के कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है कि अगर बाकी दल नहीं पहुँचते, मीडिया अगर उसको कवरेज नहीं देता, तो शायद उसका इनकाउंटर ना होता। देखिए, वो चाहे ना पहुँचते तो भी पुलिस करती। अगर किसी मुसलमान द्वारा किसी हिंदू की हत्या होती है तो पुलिस का एक्शन अलग होगा, और अगर किसी मुसलमान की हत्या हिंदू द्वारा होती है तो पुलिस का एक्शन अलग होगा। और ये चीज़ आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सब देख रहे हैं। आप ही मीडिया में कवर करते हैं ना रोज़, तो ये बायसनेस तो आपको बड़ी क्लियरली दिख रही होगी, हर जगह दिख रही है। एक तरफ अगर कोई लड़का मरा है और बजरंग दल से एफिलिएट है तो उसके लिए कानून पूरा बदल दिया जाएगा। महासभाएं हो रही हैं, मैं तो देख के हैरान रह गया साहब, इतनी महासभा इतनी तगड़े लेवल पे करना। एक तरफ ये कहते हैं हमारा समाज गरीब है, हमें जो आर्थिक मदद चाहिए, आप दुनिया भर से पैसा मांग रहे हो, एक तरह से आप कलेक्शन अमाउंट कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं ये लोग। और उधर अगर मुसलमान ने एक बार कह दिया कि भाई मुझे आर्थिक मदद की ज़रूरत है, और जो जिनको सच में है, जिनके घर परिवार लूट लिए गए, रोड पे तुमने खड़ा कर दिया, जिनके सारे आदमी उठा के अंदर कर दिए, वो परिवार कैसे सरवाइव करेंगे? उनको जिनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है वहाँ पे आप जो आदमी खड़ा हो जाए उसको उठा के अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। और यहाँ इसका चलता रहेगा, तरुण का अभी तक चल रहा है। अभी भी जो मीटिंग हुई है, मेरे ख्याल कई लाखों रुपए उसमें खर्च हुए, शायद करोड़ भी हुए होंगे। तो भाई उससे अच्छा वो पैसा इकट्ठा करके उसके परिवार को ही दे देते यार। तुमने करोड़ों रुपए इतने आडंबर में खर्च कर दिए। मौका नहीं मिलेगा। यस, दैट इज द मेन थिंग, कि ये सारा गेम जो है वो राजनीतिक है। नहीं तो ये हर दल के जितने भी लोग हैं, चाहे वो जो भी दल है, नाम मैं लेना ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन सबका अपना एक यूट्यूब चैनल है, सबका अपना एक इंस्टाग्राम चैनल है। तो कहीं ना कहीं ये भी कंटेंट क्रिएटर ही हुए ना। तो ये कंटेंट बनाने के लिए पहुंच जाते हैं जहां पर हिंदू मरता है, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचते जहां पर मुसलमान मरता है। तो ये चीज़ तो सर जनता को अब समझनी होगी ना। ये सिर्फ वो चीज़ दिखाएंगे, वन साइड ऑफ द मिरर। मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा था, शायद आप ही का था, शालीमार बाग का। जी। शालीमार बाग में एक इंसान की जिसका घर टूट गया, सब कुछ हो गया, और आज लास्ट डेट है शायद, कल सुबह से अभी टूट जब हम बात कर रहे हैं तब बुलडोजर चल रहा है। तो उस आदमी ने जो शब्द कहे मेरे अभी जहन में है, अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के लिए उसने वोट दे दिया था। हाँ जी, राइट। उसने ये कहा कि हम अगर हिंदू मुस्लिम के उसमें ना जाते तो शायद आज हम अपना घर ना तोड़वाते। तो वो मुसलमान को जो प्रताड़ित होने का मज़ा ले रहे थे, जो रस ले रहे थे लोग, आज जब वो बुलडोजर उनके ऊपर चल रहा है तब उनको समझ आ रहा है कि बुलडोजर की आंख नहीं है भाई, ये हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहा है। ये शुरुआत जरूर मुसलमानों से की गई, लेकिन एंड रिजल्ट आप ही पे आ रहा है। और जितने कोर वोटर जो अंधभक्त हैं अब वो उस लपेटे में आ रहे हैं, और जो नहीं आए वो अभी तक अंधभक्त हैं, रहेंगे। लेकिन जहाँ पर जैसे हिंदू मरता है तो उसके परिवार वाले कहते हैं कि उसका एनकाउंटर हो, अगले दिन उसका एनकाउंटर हो जाता है। उसके परिवार वाले कहते हैं उसके घर पे बुलडोज़र चले, उसके घर पे बुलडोज़र चल जाता है। वहीं एक अयान सैफी त्रिलोकपुरी में उसकी माँ वो कह रही है कि जिस तरीके से तरुण के केस में जैसे एक्शन लिया गया, तुरंत बुलडोज़र चला गया, तुरंत अरेस्ट कर लिया गया, उसके घर को तोड़ दिया गया, वैसा इंसाफ मुझे क्यों नहीं मिल रहा। वो तो जनाजे को रख करके प्रोटेस्ट कर रही थी, आज भी बेचारी गलियों में लाचार की तरह घूम रही है। देखिए, उस महिला की मैं एक
तारीफ करूंगा कि जिस एज में वो है वो खुद एक एसिड अटैक की विक्टिम रही हैं और इकलौता बच्चा, कोई अब उनका सहारा नहीं है। शी इज़ द ओनली लेडी इन द हाउस और वो इतना बड़ा दुख कैसे झेल रही होंगी और आज भी लड़ रही हैं, लेकिन कोई साथ नहीं खड़ा है। मैंने वहाँ खुद देखा, कुछ लोग आते हैं चाहे वो किसी भी उसके हों संस्था के, 10-20-5 हज़ार दे गए, लेकिन साथ खड़े होने के लिए कोई तैयार नहीं। हिम्मत नहीं रही क्या आप लोगों के अंदर? लोगों को डर लगने लगा है। मुसलमान क्यों नहीं हाँ आवाज उठा रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा। हाँ, वो डरते हैं। किससे डरते हैं? इस गवर्नमेंट से डरते हैं वो। अरे कहीं साहब, उठा के उनको जेल में ना डाल दिए जाए। हम जाते हैं ना सर फील्ड पे, हम कोई कठिन क्वेश्चन कर लेते, बोलते हैं हमें उठा के जेल में डाल देंगे अगर हम इसका जवाब देंगे तो। एक बात आप मुझे बताइए, हाँ 3000 साल से हाँ जिस वर्ग के ऊपर अत्याचार जिसकी चरम किया गया, वो आवाज उठाने में नहीं डर रहा है। इनको तो सिर्फ मात्र अभी कितना 2014 से ही तो प्रताड़ित हो रहे हैं भाई। तो कितने हुए साल? 12 साल। 12 साल के अंदर डर गए, वो 3000 साल में नहीं डरे। उनके लिए भी तो बाबा साहब आए ना, उन्होंने भी संविधान में उनको दिए ना, आपको भी तो वही हक है। आप क्यों डर रहे हो? अगर वो नहीं डर रहे हैं, 3000 साल से जो कौम दबी हो, आप समझिए बात को, उनकी आगे कितनी पुश्ते तक डरी हुई आनी चाहिए उस हिसाब से तो। लेकिन वहाँ फाइटर पैदा हो रहे हैं, वहाँ अंबेडकर साहब के अनुयायी बन करके लड़ रहे हैं। तो मुसलमान तो पहले से ही फाइटर है भाई, वो कैसे डर गया और क्यों डर गया मुझे समझ नहीं आ रही। अरे जेल इंसान ही जाता है ना भाई, जानवर तो नहीं रह रहे ना वहाँ, इंसान ही रह रहे हैं ना। अगर जेल चले भी गए तो क्या हुआ यार, मैं नहीं होऊंगा, कोई और वकील होगा। अगर आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो भाई निकाला जाएगा। सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होगा, हर एक के लिए उमर खालिद वाला नहीं लग जाएगा। जिन पे लग रहा है, देखिए वो तो सरकार की तानाशाही चल रही है, वो तो चलेगी, लेकिन कितनी जेलें हैं और हम कितने हैं ये समझना होगा। जिस दिन ये समझ आ गया तो ये सरकार 2 मिनट से पहले सुधर जाएगी, या तो सुधर जाएगी या बदल जाएगी, 2 ही चीज होगी। पर मुसलमान अगर चुपचाप मूक दर्शक बन के देखता रहा कि जिस दिन मेरे घर पे आएगी तब मैं खड़ा होऊंगा, आज दूसरे के घर पे है, कोई दिक्कत नहीं है, तो साहब ये मान के चलिए ये प्रताड़ना रुकेगी नहीं। और ये चल रही है, जो मजा ले रहे हैं आज वो भी लपेटे में आ रहे हैं। मेरठ भी मैंने देखा, आपने ही शायद कवर किया था, मेरठ के अंदर भी यही हाल था। शास्त्री पार्क, शास्त्री मार्केट, वो पूरी जला दिया, जल गई, कुछ टूट गई, सब ये सब जो चीजें हो रही हैं। देखिए, तो क्या मुसलमान के साथ हिंदू नहीं पिस रहा है? बहुत अच्छे से पिस रहा है और बहुत अच्छे से समझ आ रहा है आज हिंदू को भी। आज सोना मत खरीदो, क्या दिया मोदी जी ने? आप एक चीज मानिए, जिस दिन जनसंघ बनी थी, जो पहले फंडर्स थे जनसंघ के, वो सुनार थे। उस समय से लेके आज इस पार्टी को यहां तक लाने वाली कौम कौन है? सुनार। हमेशा पक्का, जिसे कहते हैं 100% डेडिकेटेड टू दू जनसंघ और आरएसएस और बीजेपी, आज उसको चोट मार दी। आज जिसने तुम्हें पैदा होके पलना बढ़ना चलना सिखाया और फंडिंग दी, आज तुमने उसके ऊपर चोट मार दी। तो बीजेपी साहब किसी की सगी नहीं है। जो लोग आज अंधभक्ति का चश्मा लगा के बैठे हैं, समय आने पे उनका चश्मा तब उतरेगा जब उनका घर टूटेगा या वो अंदर होंगे। तो अभी समय है, मैंने बताया था, देखिए टोटल समय लगता है 30 साल। आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है क्या? जब तक मुसलमान जागेगा नहीं तब तक आंदोलन की आवाज भी नहीं उठेगी। 50 आदमी इकट्ठे होकर जंतर मंतर पे आज तक प्रोटेस्ट नहीं कर पाए कि भाई ये जो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, ये जो बायसनेस हो रही है कि तरुण खटीक के लिए एक अलग आपका न्याय है और आरिफ के लिए, इरफान के लिए या बाकी जुनैद के लिए, उन सब के लिए अलग इंसाफ है, वो चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होगी, ये बायसनेस के लिए आप खड़े नहीं होंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक कभी ख़त्म भी नहीं होंगी। और जिस कौम में अब इतना दम रह ही नहीं गया है कि 50 लोग भी अगर जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर एजिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो उस कौम का तो भाई वो अल्लाह ही मालिक है यार, फिर और तो कुछ हो नहीं सकता। आप भी कह रहे हैं अल्लाह मालिक है, तो वो जो जितने भी दल है, मुसलमानों में भी तो कई सारे दल पहले से बने हुए हैं ना, तो वो लोग भी तो इनकरेज नहीं करते, सब तो चुप्पी साध के बैठे हैं। सर अभी देख तो लिया महमूद मदनी साहब का खेल जी,
वो कब गए हैं, एक फ़ोटो खिंचवा ली वो इंस्टा पे या कहीं डाल दी कि हमने उत्तम नगर में जाके कार्रवाई की। उनकी रीच ज़्यादा है तो उनका मैसेज तो यही किया होगा कि यहाँ पर जितेंद्र कुमार ने इंसाफ दिलाने के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि महमूद मदनी ने कदम आगे बढ़ाया। हाँ, तो लोगों के बीच तो यही मैसेज चला गया जा रहा होगा, बिल्कुल आपके समाज में, मुसलमान समाज में ये मैसेज जा रहा होगा और लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे, तो अच्छी बात है। मेरा कहना ये है, अगर उठाया है, मान लीजिए कुछ किया है, तो किया तो फिर एक के लिए क्यों किया? बाकी 22 लोग क्या मुसलमान नहीं हैं? उनके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाई? उनके लिए क्यों आगे नहीं आ रहे हो? और अगर आना ही था तो छुप छुपीते आप डीसीपी से मिलकर चले गए, परिवार से तो मिलके आते एक बार उस उत्तम नगर के अंदर जाके तो देखें, जहां उनका वकील कंप्लेनेंट साइड का जज साहब को रोना रो रहा था कि ये वकील साहब तो वहां जा करके ताला तोड़ के, अरे तेरे घर का तोड़ा है क्या भाई? मेरा घर है, मैंने तोड़ा, चाबी खो गई, मैंने तोड़ लिया, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? उसके अंदर जज साहब के सामने ये रोना रोने की क्या जरूरत है? क्या गलत किया है मैंने? लेकिन वही वाली चीज़, उस गली में जाना गलत है, अपने घर में जाना गलत है। आज की तारीख में उन बच्चों को इतना दहशत ज़्यादा कर रखा है कि वो घर की बैल्कनी से झांक के खड़े नहीं हो सकते हैं। गालियाँ पड़ती है, गालियाँ? अरे साहब, कल का सीन है, उसके घर से चोरी हो रही है, वहाँ जा रही है, पुलिस वाले उसको देख करके फटाफट फ्रिज अंदर फेंक रहे हैं, 112 पे कॉल हो रही है रात को 9 बजे के बाद, ठीक है, और लड़की को बुलाया जा रहा है थाने, पुलिस वहाँ लिखने नहीं आ रही है कि क्या हुआ है, बोले आपको शिकायत करनी है तो थाने आ जाओ। वो अकेली लड़की रात को 9:30 बजे थाने जाएगी? कौन सा कानून आ गया भाई, कौन सा देश आ गया? ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इंटेंशनली हो रही हैं। अभी 2-3 चीज़ें आपको मैं इसमें बताता हूँ। ये चार्जशीट है उत्तम नगर के केस की, इसके अंदर एक बेहतरीन चीज़ आपको बताते हैं। अभी इन्होंने क्या किया, रिजवान और फैज़ान 2 बच्चे अरेस्ट हुए। रिजवान का इन्होंने लिखा, अपनी तरफ से ही लिखती है पुलिस, आपको पता है, जो बयान लिख देती है, साइन करा लेती है, बच्चा डर के कर ही देता है। इन्होंने कहानी लिखी कि मेरी बुआ और मेरा चाचा, ऐसे करके पूरी लैंग्वेज लिखी जी। उसके बाद फैज़ान पकड़ा जाता है, वही कॉपी पेस्ट किया, रिजवान की जगह फैज़ान नाम किया, उसके साइन कराए, वो लगा दिया। इतना दिमाग नहीं इस्तेमाल किया कि जो उसकी बुआ है उसकी मौसी थी, समझ गए, और जो उसका चाचा था वो इसका मामा है, लेकिन वही कॉपी पेस्ट करके टेप दिया और साइन कर दिए। अब मुझे ये बताओ, ये फैज़ान के थे क्या? उसी ढंग से हजारों गलतियां इसमें की हुई है। एक भी जगह, एक और चीज़ इन्होंने अपनी रिप्लाई में दिया, 11:08 पे हिंदू पक्ष के वकील का, हिंदू पक्ष की तरफ से 112 पे कॉल हुई, ठीक है, मान लिया भाई। अब 11:08 की जो कॉल डिटेल निकाली गई, उसके अंदर नाम आ रहा है सायरा का, जिस लड़की से हुआ था झगड़ा शुरुआत, उसकी फर्स्ट कॉल है कि साहब मेरे साथ बदतमीजी हो रही है या जो भी है, और इमीडिएट यहाँ कोई एक्शन लिया जाए। उसके बाद जब एक शख्स का सर खुल गया तो उसकी भतीजी, और जो बेटे की लगी थी रिजवान को, उसकी मदर का कॉल गया है 11:10 पे, उसका फ़ोन जा रहा है। वो सब हिंदुओं के दिखा रहे, स्टेटमेंट है पूरी, आपको मैं रिप्लाई दिखा सकता हूँ एसीपी साहब की, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है पीसीआर की, उसके अंदर नाम आता है, वो सारा मुस्लिम का है। 11:54 पे पहली कॉल जाती है टेकचंद की। कौन है ये टेकचंद? मेरे ख्याल इसके चाचा हैं शायद, ठीक है, तरुण उनके। अब उनको दिख गया, जब ज़्यादा खून वून निकल गया सबका, हमने फोड़ दिया है, अब ज़्यादा हो जाएगा, तो अपने आप को प्रिटेंड करने के लिए चलो जी एक कॉल कर देते हैं। जबकि 11:08 से 11:54 तक यानी झगड़ा चला। पहली चीज़ तो ये समझिए, या झगड़ा बहुत पहले ख़त्म हो गया, 11:08 की कॉल शुरू हो चुकी है, 11:54 पे टू सेव योर साइड, जब उन्होंने देख लिया पीसीआर आ गई, सब कुछ हो गया, तो फटाफट 100 नंबर पे कॉल कर दी। तो ये सारा खेल हुआ और पुलिस ने चार्जशीट पूरी उलट पुलट बना दी। आप ही दिखा रहे हो पीसीआर की रिपोर्ट, ठीक है, आप ही दे रहे हो स्टेटमेंट फॉल्स इन द कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा भाई, तुम सीधा अंदर जाने वाले काम कर रहे हो। जैसे 6 तारीख का आपने जिक्र किया, तो क्या 6 तारीख को कोर्ट में कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा फैसला आ सकता है कोर्ट की तरफ से? ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, उम्मीद है, अगर जो 56-3 इन्होंने लगाई है, तो अगर उसके अंदर कुछ हुआ
क्योंकि पुलिस को पता है हमारे पास वीडियोस हैं और शायद आपने चलाई भी हैं, आपके चैनल पे भी चली हैं। बिल्कुल। उस दिन की पूरी वीडियो फुटेज थी हमारे पास। तो ये जो झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सारी कहानी थी। अगर ये उस दिन हो गई बहस अच्छे से और जज साहिबा को समझ आ गया तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे के लिए, क्योंकि आगे ये केस शुरू हो रहा है तो समझ आ गया कि वही पैटर्न अगर यहाँ फॉल्स है तो वहाँ भी फॉल्स है। वही महिला है दोनों जगह, लक्ष्मी देवी, वही कहानी है, खटीकन फटीकन जो भी कहानी बनाई थी वही कहानी है। तो वही चीज़ें सारी चलेंगी। तो वही सब कहानियाँ चलने के बाद देखा जाएगा कि भाई क्या रिजल्ट आता है। और 99% उम्मीद है कि उस केस के उड़ने से इस केस पे बहुत इफेक्ट आएगा। तो इनको ये समझ आ जाएगा कि हमने जितनी झूठी कहानियाँ, जितना झूठा फ्रेब, जैसे चार्जशीट में जितना झूठ इन्होंने लिखना था लिखा वन साइडेड होकर के। मजे की बात ये है कि पुलिस मान तो रही है कि उनको भी चोटें लगी, उनकी MLC रिपोर्ट तक नहीं लगाई जानबूझ करके कि जज साहिबा अगर देखेंगी तो पूछेंगी ना भाई अगर ये इतने लोग जख्मी हुए थे तो इनकी FIR कहाँ है। तो वो सारी रिपोर्ट्स ही गायब हैं। उनकी किसी की MLC रिपोर्ट नहीं है, हिंदू पक्ष के सारे लोगों की रिपोर्ट है, तरुण के घर वालों की। और जिसको सिंपल इंजरी है उसको सीवियर इंजरी बता रहे हैं और जो सीवियर इंजरी है उसको सिंपल इंजरी बता रहे हैं। और जबकि सबके फोटोज और वीडियो सब कुछ है उसके बाद भी। मतलब ये देखिए ना, इससे ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा ये चीज़ें हो रही हैं और कौन डायरेक्शन कर रहा है, किस तरह से हो रही है। एक IPS अधिकारी DCP साहब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई उनके 5 लोग ज़्यादा जख्मी हैं और 2 लोगों को माइनर चोट आई है। उस स्टेटमेंट को ही गायब कर दिया गया है, वो सारी चीज़ें ही गायब हैं। आज की तारीख में सारा जो चोट लगी हिंदू को लगी है, मुसलमान को तो कुछ लगी ही नहीं। पहली कहानी तो ये आ गई। तरुण के परिवार ने ही सब कुछ देखा है, उन्होंने ही किया है, उनके साथ ही हुआ है। इनके सर हवा में खुल गए, इन्होंने अपने सर ने मार लिए और सबको चोटें लग गई। और इसमें 3 लोग सर फरार भी अभी तक चल रहे हैं, उसका क्या अपडेट है अभी? देखिए सर, जो बंटी छूटा है जी, उसकी जो वाइफ है उनकी रियल सिस्टर के 2 बच्चे हैं, अयान और सोहेल। और एक शख्स जिसको कि मास्टरमाइंड ऑफ द गेम बताया जा रहा है, इस्माइल का बेटा है रफ़ीक, जो कि इन्होंने 9 लोगों को आइडेंटिफाई किया है एक फुटेज से। उसके अंदर रफ़ीक को भी दिखाया है। तो रफ़ीक फ़रार दिखा रहे हैं और ये अयान और सोहेल को फ़रार दिखा रहे हैं। और जो पुलिस खुद बता रही है कि राजस्थान में है और शायद उनको लोकेशन भी पता है। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट अरेस्टिंग देम। बाकी हमारे पास जो लोग थे कांटेक्ट में वो 4 लोग थे और उन चारों को हमने प्रोड्यूस कर दिया और चारों आज जेल में हैं। तो हम यही चाहते हैं कि किसी बच्चे के ऊपर कोई अनहोनी ना हो, जो आज की तारीख में आप भी देखते हैं एनकाउंटर और ये सारी कहानी, तो वो सब ना हो और ये लोग तीनों भी आ जाएं जिससे चार्जशीट कंप्लीट हो जाए। अब देखिए रफ़ीक की जब तक अरेस्टिंग नहीं होगी, इस्माइल की बेल नहीं होगी, क्योंकि उसी के फादर हैं। और चाहे वो कसूरवार हैं या नहीं है वो बात की बात है, पर जब तक पुलिस उनको भगोड़ा दिखाए रखेगी तब तक ये अरेस्ट मतलब बेल नहीं करवा पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो मतलब 6 तारीख का अब हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से आपका एक और इंटरव्यू होगा और मे भी हो सकता कुछ बड़ा अपडेट उस दिन आ जाए। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं। बाकी आप देखते रहिए DPG न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। शुक्रिया।